नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। आज बात हम करेंगे एक ऐसे माध्यम की जो पिछले 110 साल से सामाजिक बदलाव से लेकर दरकते रिश्तों को जोड़ने में अहम भूमिका निभाता रहा है, जो लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ समाज को सहेजने का भी माध्यम बना हुआ है। मैं बात कर रही हूँ भारतीय सिनेमा और उसमें मौजूद विविधता की, जो कई पड़ावों से गुजरते हुए भारत को जोड़ने में सीमेंट का काम करता है। एक दौर था जब साल भर में उंगलियों की गिनती पर ही फिल्में बनती थी। अब सालाना 1700 से ज्यादा फिल्में रिलीज हो रही हैं। लेकिन जरा याद कीजिए कि पिछले 10-15 साल में आपने कितनी ऐसी फिल्में देखी हैं जो आपके दिलो दिमाग पर जगह बनाने में कामयाब रही हैं। कितने ऐसे गाने सुने हैं जिन्हें सुनकर आपके कदम ठहर जाएं। क्या बॉलीवुड पैसा कमाने की धुन में अच्छी फिल्में बनाना छोड़ चुका है? क्या हमारा सिनेमा सामाजिक सरोकारों से कटता जा रहा है? सिनेमा ने हमारी सियासत और सिस्टम को कितना प्रभावित किया है? हमारे सामाजिक ताने बाने की सेहत दुरुस्त करने में सिनेमा किस तरह टॉनिक की भूमिका में रहा है? ऐसे सभी सुलगते सवालों को समझने की कोशिश करेंगे अपने स्पेशल शो सिनेमा, समाज और सरोकार में। आज की तारीख में हमारा सिनेमा पूरी तरह तड़क भड़क से भरा हुआ है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसी फिल्में आई जिनमें शुरू से आखिर तक सिर्फ धूम धड़ाका और प्यार मोहब्बत के साथ साथ एक्शन ड्रामा सब था। लेकिन फिल्म की कहानी और उसका संदेश दर्शकों के सिर के ऊपर से गुजर गया। एक दौर ऐसा भी था जब फिल्मों पर समाज, साहित्य और समकालीन विमर्श की गहरी छाप दिखती थी। मकसद फिल्मों के जरिए पैसा कमाने से ज्यादा समाज को सकारात्मक संदेश देना होता था। भारतीय सिनेमा की कहानी शुरू होती है दादा साहब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र से, जो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हरिश्चंद्र से प्रेरित थी। साल 1933 में मोहन भागवानी ने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित फिल्म बनाई मिल मजरूर। अगले ही साल उनकी ही कहानियों पर नवजीवन और सेवा सदन जैसी फिल्में बनी। सिनेमा ने समाज की कुप्रथाओं और अन्याय के खिलाफ भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। 1936 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले एक फिल्म बनी अछूत कन्या, जिसमें हीरो की भूमिका में थे अशोक कुमार और हीरोइन की भूमिका में थी देविका रानी। ये फिल्म एक ब्राह्मण पुरुष और अछूत कन्या के प्रेम संबंधों को लेकर बनाई गई थी। 1940 के दशक में चेतन आनंद ने नीचा नगर फिल्म बनाई, जिसमें मजदूरों और मालिकों के बीच के संघर्ष को पर्दे पर दिखाया गया। तो साल 1940 के दशक में ही बंगाल में अकाल और दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी के बीच ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म आई धरती के लाल। इसमें सामाजिक आर्थिक बदलाव के बीच किसानों की बदहाली की कहानी को फिल्माया गया। इस फिल्म के प्रभाव का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि रूस के सिनेमा घरों में ये फिल्म छाई रही। 1953 में विमल राय ने भी किसानों के दर्द को अपनी फिल्म 2 बीघा जमीन के जरिए समाज और सिस्टम के सामने रखा। ये सिलसिला आज भी जारी है। आजाद भारत की चुनौतियों को कैमरा और कलम के कलंदर भी अच्छी तरह समझ रहे थे। देश के किसान कम उपज और साहूकारों के कर्ज जाल से बेहाल थे, तो जातीय खांचों में बटे समाज में छुआछूत बरकरार थी। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें गरीब से अमीर तक, युवा से बुजुर्ग तक की दिलचस्पी रहती है। ऐसे में फिल्मों के जरिए बदलाव की कहानी तैयार करने का काम तेजी से होने लगा। फिल्मों के जरिए समाज को रास्ता दिखाने का काम शुरू करने वालों में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, वी शांताराम, कमाल अमरोही, गुरुदत्त, बिमल रॉय, महबूब खान, के.एम. अब्बास, बी.आर. चोपड़ा, चेतन आनंद, विजय आनंद, मनोज कुमार जैसे फिल्मकार थे। आजादी की फिजा में किसानी की हालत से आमो खास को रूबरू कराने के लिए बिमल राय ने फिल्म बनाई 2 बीघा जमीन। इस फिल्म के जरिए दिखाया जाता है कि किसानों की जमीन हथियाने के लिए जमींदार किस तरह के तकड़म आजमाते हैं।
साथ ही एक किसान जमींदार से अपनी जमीन छुड़ाने के लिए किस तरह से रिक्शा चलाने को मजबूर होता है। आज़ादी के बाद जिस तरीके का माहौल बना देश का, उसमें ऐसी फिल्मों की हमें ज़रूरत थी जो देश की आवश्यकता को देखते हुए, देश में जो सामाजिक एक विषमता थी उसको दूर करने के हिसाब से, फिर हम जिस तरह से तरक्की करना चाहते थे, हम जैसा समाज बनाना चाहते थे। आज़ादी के बाद हम गुलाम थे, पहले गुलाम से आज़ाद हुए थे, वैसे में हमें कुछ आदर्शों की ज़रूरत थी। फिल्में बनने लगी और उन फिल्मों के पीछे एक निश्चित उद्देश्य ये रहता था कि हम जहाँ थे वहाँ से आगे बढ़ें और दुनिया के समकक्ष पहुँचें। देश में किसानी की हालत बयां करने के लिए 1950 के दशक में एक और फिल्म बनी, मदर इंडिया। महबूब खान ने इस फिल्म के जरिए देश के किसानों की गरीबी, बदहाली, लाचारी और शोषण की कहानी को दर्शकों के सामने रखा। तो आजादी की फिजा में कृषि क्षेत्र में आते बदलावों से भी लोगों को रूबरू करवाने के फिल्म मदर इंडिया के जरिए कोशिश की गई। ये जो फिल्म थी सूदखोरी को लेकर के थी। सूदखोरी उस समय हिंदुस्तान में जब गुलाम भारत था तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं थे। यह बात इस संदर्भ में आज इसको व्याख्यायित की। किसान को तो आज कर्ज मिल जाता है लेकिन उस समय कर्ज मिलना मुश्किल था। कर्ज कहाँ देता था? विलेज मनी लेंडर देता था, गांव का जो सूदखोर है देता था, लेकिन उसके एवज में रेहन रख लेता था ज़मीन को छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता। ये बहुत बड़ी समस्या थी उस समय के आज़ाद भारत की, बल्कि गुलाम भारत की बड़ी समस्या थी। तो उस समय जो था वो इस तरह की फिल्में बनी। बॉलीवुड में मनोरंजन से इतर फिल्म बनाने में वी शांताराम ने बहुत ही चमकदार लकीर खींची। साल 1957 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, 2 आंखें 12 हाथ। ये एक साहसी जेलर की कहानी है जो 6 कैदियों को बिल्कुल नए तरीके से सुधारता है। इस फिल्म ने आजाद भारत में अपराधियों को सुधारने के लिए नए नए तौर तरीके आजमाने का संदेश छोड़ा। जाति प्रथा और छुआछूत की दीवारों को कमजोर करने के लिए बिमल राय ने साल 1959 में सुजाता नाम से फिल्म बनाई, जो अछूत लड़की और ब्राह्मण लड़के की प्रेम कहानी पर आधारित है, जो दोनों के विवाह पर खत्म होती है। फिल्म सुजाता लोगों को संदेश देती है कि जाति के आधार पर भेद की दीवारें ध्वस्त होनी चाहिए। साल 1958 में फिल्म एक ही रास्ता के जरिए B.R. चोपड़ा समाज को विधवा विवाह का रास्ता दिखाते हैं। तो समाज में महिलाओं की स्थिति है, सिनेमा में महिलाओं की स्थिति वैसे ही दिखाई जाती रही कि जो स्त्री है वो पति व्रता हो, स्त्री जो है वो घर की सेवा करे, स्त्री जो है घर में रहे, बच्चे संभाले, सास ससुर की सेवा करे। तो उस समय ऐसी स्त्रियों की कल्पना थी समाज में, तो वैसी स्त्रियां फिल्मों में भी आती रही। हालांकि सुजाता और बंदनी जो है स्त्री की पीड़ा को दिखाया है उसमें, है ना, स्त्री की उस इमेज को उसने नहीं फॉलो किया। लेकिन सिनेमा का मूल स्वर वही था कि सिनेमा समाज में जो मूल स्वर था स्त्री को लेकर के, वही सिनेमा ने भी अपना मूल स्वर रखा। उस दौर के फिल्मकारों के सामाजिक व्यवस्था में होने वाली हलचलों की गहरी समझ का ही नतीजा है कि साल 1959 में बिन ब्याही मां के संघर्ष और दिक्कतों से लड़कियों को सतर्क करने के लिए B.R. चोपड़ा धूल का फूल जैसे फिल्म बनाते हैं, तो दूसरी ओर महिलाओं को ऐसे मुश्किल हालात से निपटने का हौसला भी देते हैं। भारतीय सिनेमा में गुरुदत्त ने बिल्कुल एक अलग किस्म की लकीर खींची है। वो निजी कश्मकश को समाज में विलुप्त होते मूल्यों से जोड़कर फिल्म प्यासा बनाते हैं। भारतीय सिनेमा के हर पहलू को मुंबई में खड़ा ये नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा अपने में समेटे हुए है। इस म्यूजियम की दीवारों पर लगे फिल्मों के पोस्टर बता रहे हैं कि सिनेमा पर सियासत, तत्कालीन सामाजिक चुनौतियों और साहित्य की कितनी गहरी छाप रही है। भारतीय सिनेमा ने हमेशा समाज के उत्थान में, समाज में जागरूकता पैदा करने में एक बेहतरीन और उल्लेखनीय योगदान दिया है। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में, समाज में जागरूकता फैलाने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। साल 1956 में अमित मित्रा और शंभू मित्रा एक फिल्म बनाते हैं,
जागते रहो। इस फिल्म के जरिए दिखाया गया कि अमीर होने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, और एक गरीब किसान प्यास बुझाने की कोशिश करता है तो उसे चोर कहा जाता है। फिल्म का गरीब नायक पूरे समाज को आईना दिखाता है। भारतीय फिल्मकार अच्छी तरह समझ रहे थे कि संविधान से भले ही लोगों को बराबरी का हक मिला हो, कानून की नजर में सब बराबर हो, लेकिन लोगों के जहन में खड़ी ऊंच नीच की दीवारों को गिराना इतना आसान नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में खड़ी दीवारों को गिराने की कोशिश में अपने अपने तरीके से फिल्मकार लगे हुए थे। उस दौर में भी ऐसी फिल्में खूब बनती थी जिनका मकसद लोगों का मनोरंजन कर पैसा कमाना होता था, लेकिन तब की कमर्शियल फिल्मों में भी ज्यादातर का मकसद समाज के लिए एक बेहतर संदेश छोड़ना होता था। समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए कई फिल्में बनी, जिनमें से वी शांताराम की दुनिया माने ना और आदमी, विष्णुपंत गोविंद दामले और शेख फतेहलाल की संत तुकाराम जैसी फिल्मों ने सामाजिक कुरीतियों की ओर ध्यान खींचा। साल 1954 में सत्येंद्र बोस के निर्देशन में एक फिल्म बनी, नाम था जागृति। इसमें मोहम्मद रफी की आवाज में एक गाना है, हम लाए हैं तूफानों से कश्ती निकाल के। ये गीत इशारा कर रहा है कि शीत युद्ध और महाशक्तियों के वर्चस्व की लड़ाई के बीच किस तरह से हमें कदम फूंक फूंक कर रखना है। राज कपूर ने तो अपनी फिल्मों के जरिए रूस से रिश्ता जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों के डायलॉग और गाने तो रूस के लोगों की जुबान पर छा गए। आजादी के बाद फिल्मकारों का जोर खास तौर से ऐसी फिल्में बनाने पर रहा जिसमें भारत की छवि के साथ साथ देश की परंपरा और समृद्ध विरासत से भी दुनिया को रूबरू करवाया जाए। फिल्म आवारा से राज कपूर सिर्फ भारत ही नहीं, सोवियत रूस और चीन में भी बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। शुरुआती दौर में राज कपूर की फिल्मों की कहानियां बहुत हद तक समाजवाद और नेहरूवाद के करीब दिखती थी। इतना ही नहीं, अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटने की कोशिश भी करती दिखती थी। साल 1955 में राज कपूर की फिल्म आई श्री 420। फिल्म का हीरो पैसा कमाने की धुन में गलत रास्ता पकड़ लेता है, लेकिन फिल्म की हीरोइन उसूलों से समझौता नहीं करती। ये फिल्म शहरी चकाचौंध और उसके पीछे स्याह अंधेरे से भी दर्शकों को रूबरू कराती है। जो मेकर्स रहे हमारे, उन्होंने उस तरह की फिल्में बनाई जहां राजनीतिक तौर पे भी जहां कमज़ोर पड़ा देश, वहां साथ खड़े हुए। तो चूँकि जो सिनेमा है वो समाज का दर्पण कहते हैं, है ना। साहित्य को ज़्यादा क्लोज मानते हैं, क्योंकि साहित्य में मूल होता है कि जो एक लेखक लिख रहा है उसके पूरे भाव हों। यहाँ व्यवसाय भी जुड़ जाता है क्योंकि पैसा लगता है, लेकिन यहाँ भी जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनका मूल जो उस समय जो भाव था वो समाज को सही दिशा की तरफ ले जाना था। जब पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए औद्योगिकरण को तूफानी रफ्तार दी जाने लगी, तो B.R. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के जरिए सरकार की नीतियों के मायने समझाने की कोशिश की। नया दौर फिल्म के जरिए बताया गया कि शंकर यानी दिलीप कुमार जैसे तांगा चलाने वाले लोगों पर मशीनों की एंट्री का असर पड़ा, लेकिन वक्त के साथ होते बदलावों को देखते हुए बस जैसी आधुनिक सुविधाओं को खारिज नहीं किया जा सकता है। आजादी के बाद ज्यादातर फिल्मकारों ने सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने के साथ साथ दुनिया के नक्शे पर देश की पहचान और चमकदार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। साल 1967 में एक फिल्म बनी उपकार। इसका डायरेक्शन खुद मनोज कुमार ने किया। मनोज कुमार ने एक और फिल्म बनाई उपकार, वो भी देशभक्ति की भावना पर थी। ऊपर वो क्या था, लाल बहादुर शास्त्री के समय जब भारत को पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तो उस समय एक शास्त्री जी ने कहा कि हम एक दिन का खाना खाएं, मतलब दिन भर में खाएं और रात में ना खाएं। तो उपकार जो खेती की समस्या थी, हिंदुस्तान में कृषि की समस्या थी, तो भारत में उस समय खेती जो थी या जो उत्पादन था हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों का, खाद्यान्न का जो उत्पादन था वो कम था, उसका असर लड़ाई पर भी पड़ रहा था। तो उस समय उपकार जो फिल्म बनाई थी मनोज कुमार ने, इसी को लेकर के बनाई थी, क्योंकि वो किसानों को लेकर, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरो मोती, ये गाने के बोल में ही एक राष्ट्रवाद है। साल 1970 में एक फिल्म आई
पूरब और पश्चिम। इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था मनोज कुमार ने। इसके जरिए पूरब और पश्चिम की सभ्यता में फर्क दिखाया गया। भारतीय समाज के लिहाज से देखा जाए तो 1970 के दशक में मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास मजबूत हो रहा था। संस्कृति, मूल्य और जिंदगी को लेकर नजरिया में बदलाव साफ साफ महसूस किया जा रहा था, तो दूसरी ओर लोगों की व्यवस्था से भी मोहभंग होने लगा था। ऐसे में फिल्मों के जरिए समाज के असंतोष को आवाज देने की कोशिश हुई। तो फिल्मों में एंग्री यंग मैन का किरदार निभाने वाले अमिताभ बच्चन लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। बॉलीवुड में जहां मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए गुड्डी, परिचय, अभिमान, चुपके चुपके, आपकी कसम, रजनीगंधा जैसी फिल्में बन रही थी, तो जंजीर, दीवार, त्रिशूल और शोले जैसे फिल्मों के जरिए व्यवस्था से बेहाल लोगों के आक्रोश को पर्दे पर उतारने की कोशिश हो रही थी। समाज और सियासत में आते बदलावों की छाप सिनेमा में समय समय पर महसूस की जाती रही। अगर रोटी, कपड़ा और मकान जैसी फिल्म बनी तो फिल्म क्रांति के जरिए भी राष्ट्रवाद के धागे से जोड़ने की कोशिश हुई। मैं जब राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूं तो ये राष्ट्रवाद वो नहीं था कि हम दूसरे देश को धौंस दिखाएं या किसी पर जोर जबरदस्ती करें। हम एक राष्ट्र के तौर पर, एक विकसित राष्ट्र के तौर पर किस तरीके का देश चाहते हैं, उसके सपनों का भारत जो हमारा था उसी को हम आगे बढ़ा रहे थे, जिसमें बहुत सारी फिल्में ऐसे ही, खास करके भारत कुमार के नाम से मशहूर हो गए मनोज कुमार। लेकिन मनोज कुमार के पहले से ये धारा चली आ रही थी जिसको उन्होंने मजबूत किया और एक खास जॉनर के तौर पर विकसित कर दिया, जहाँ पे देश की बातें होती थी, जहाँ पे हमारे गौरव की बात होती थी और जहाँ हमारे उन मूल्यों और आदर्शों की बात होती थी जो हमें दुनिया में दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है। तो इस तरह की फिल्में आई। साल 2004 में आई फिल्म स्वदेश में शाहरुख खान लीड रोल में है। फिल्म स्वदेश में बताने की कोशिश की गई कि भले ही रोजी रोटी के चक्कर में कोई विदेश पहुंच जाता है, वहां कितनी भी चमक दमक हो, लेकिन सामान्य भारतीय का दिल किस तरह अपने वतन के लिए धड़कता है। स्वदेश भी एक तरह से राष्ट्रवाद की फिल्म है। अलग तरीके का राष्ट्र, अपने देश की मिट्टी से प्यार, अपने देश के लोगों का स्तर कैसे ऊंचा उठाएं, अपने देश की टेक्नोलॉजी की जो समस्या है उससे कैसे निपटें, ये स्वदेश फिल्म में बताई गई थी। समाज के मुद्दों के साथ साथ फौज के अदम्य शौर्य से लोगों को परिचित करवाने के लिए फिल्मकारों ने खूब पसीना बहाया। जीपी दत्ता ने 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई की थीम पर फिल्म बॉर्डर बनाई, तो 1999 में करगिल की जंग को लेकर एलओसी कारगिल और लक्ष्य जैसी फिल्में बनी। तो अक्षय कुमार के लीड रोल वाली फिल्म हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, वतन के लिए 24/7 जीने की राह दिखाती है। तो नीरज पांडे के डायरेक्शन में बनी फिल्म बेबी बताती है कि एक सच्चा सिपाही कैसे वक्त के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने में जरा भी नहीं हिचकता है। फिल्म रुस्तम के जरिए नेवी अफसर की भूमिका निभा रहे अक्षय कुमार भ्रष्टाचार से लड़ते हुए मुल्क को बचाते नजर आते हैं। सियासत का भारतीय सिनेमा पर खासा प्रभाव रहा है। आंधी और किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्मों के जरिए जहां हुक्मरानों को आईना दिखाने की कोशिश हुई, वहीं आखिरी रास्ता, अग्निपथ, तिरंगा, त्रिशूल, नायक, रंग दे बसंती, आरक्षण और राजनीति जैसी फिल्में भी बनी, जिसमें अपने अपने तरीके से सियासी विमर्श को दर्शकों के सामने रुपहले पर्दे पर पेश किया गया। 1970 की दशक में राजनीतिक उठापटक और रोजमर्रा की परेशानियों से जूझते लोगों के बीच अमिताभ बच्चन की छवि एंग्री यंग मैन की बनी। महिलाओं की छवि बनाने और बिगाड़ने दोनों में फिल्मों का रोल रहा है। कई ऐसी फिल्में भी आई जिसमें महिला किरदारों को फाइटर की तरह पेश किया गया। साल 1957 में महबूब खान की फिल्म आई थी मदर इंडिया। इस फिल्म में कृषि प्रधान देश भारत की महिलाओं की जमीनी हकीकत और उनके संघर्ष की कहानी को दिखाने की कोशिश की गई। एक महिला जो साहूकारी व्यवस्था से बर्बाद हो चुकी होती है, फिर भी सिस्टम पर उसका भरोसा बना रहता है, जो कानून के खिलाफ जाने वाले अपने बेटे को ही गोली मार देती है। 1969 में आराधना और 1972 में अमर प्रेम जैसी फिल्में भी बनी, जो महिलाओं के संघर्ष और चुनौतियों के अलग रूप को समाज के सामने रखती हैं।
अगर महबूब खान ने फिल्म मदर इंडिया के जरिए महिलाओं को मर्दों से अधिक सामर्थ्यवान, आक्रामक, पारिवारिक जिम्मेदारी उठाने में सक्षम दिखाया, तो साल 1962 में मोहन कुमार ने अपने फिल्म अनपढ़ के जरिए भारत की लड़कियों को संदेश देने की कोशिश की कि महिलाओं के लिए पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। साल 1982 में फिल्म निकाह के जरिए मुस्लिम समाज में 3 तलाक से महिलाओं की बर्बाद होती जिंदगी से लोगों को परिचित कराने की कोशिश हुई। समाज में बदलाव के साथ साथ फिल्मों में महिलाओं की भूमिका भी बदलती गई। फिल्मकारों ने सिनेमा के जरिए पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के स्वाभिमान को जगाने की कोशिश की। साल 1982 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पर बनी फिल्म अर्थ ने महिलाओं की जिंदगी की अंदरूनी चुनौतियों और संघर्ष की ओर ध्यान खींचा। तो 1993 में रिलीज हुई फिल्म दामनी एक नारी के न्याय और संघर्ष की कहानी है। प्रकाश झा की फिल्म मृत्युदंड समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और भेदभाव की तस्वीर पेश करती है। ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा में महिलाओं को सिर्फ फाइटर के तौर पर दिखाया गया है जो सामाजिक बुराइयों और गलत परंपराओं के खिलाफ शंखनाद करती हैं। रुपहले पर्दे ने महिलाओं को हर रूप में पेश किया है, कभी आदर्श पत्नी के रूप में, कभी चुलबुली बहन या बेटी के रोल में, कभी माँ या मौसी के रोल में, तो कभी आइटम गर्ल के रूप में। बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्में इस बात की गवाही देती हैं कि महिलाओं के लिए इस तरह के रोल गढ़े गए जिससे ज्यादा से ज्यादा दर्शक सिनेमा हॉल तक पहुंचे। आप गौर करेंगे कि पिछले 2 दशकों में जितनी फिल्में आई हैं उनमें से अधिकांश नायिकाएं कहीं न कहीं काम करती हैं। अब वे कामकाजी महिलाएं हैं। अब वो सिर्फ प्रेम करने के लिए या हाउसवाइफ बन के नहीं रहती हैं, अब वे काम करती हैं और बराबर की भूमिका अदा करती हैं। ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल विलेज वाली सोच में भारतीय महिलाओं की भूमिका भी तेजी से बदली है। ऐसे में कई फिल्में ऐसी भी आईं जिनमें महिलाओं की छवि को नकारात्मक और महत्वाकांक्षी दिखाने की कोशिश की गई। मसलन एतराज, द डर्टी पिक्चर, फैशन, कॉर्पोरेट, डर्टी पॉलिटिक्स जैसी फिल्मों में महिलाओं की एक अलग ही छवि पेश की गई है। बॉलीवुड में ऐसी फिल्में भी बनी हैं जिन्होंने महिलाओं के सपने और स्वाभिमान को परवाज दी। मसलन नीरजा, पिंक, मॉम, थप्पड़, एंग्री इंडियन गॉडेसेस, मैरी कॉम और मर्दानी जैसी फिल्में। देश की संस्कृति और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने में भी फिल्मों ने सराहनीय काम किया। भले ही 1947 में मजहब के नाम पर देश का बंटवारा हो गया, लेकिन बॉलीवुड ने सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल पेश की है, जिसमें मुस्लिम शायर की कलम से लिखे और मुस्लिम फनकारों के सुरों से सजे भजनों ने मंदिरों में भक्ति का रस घोल दिया। उन भजनों को पर्दे पर पेश करने वाले ज्यादातर कलाकार भी मुस्लिम ही थे। ये न तो कोई इत्तेफाक था और न कोई मजबूरी, यह करोड़ों लोगों के दिल से जुड़ने का जरिया था, जिसे मुकम्मल करने में साहिर लुधियानवी, शकील बादायनी और जावेद अख्तर जैसे कलम के कलंदरों ने कमाल कर दिया। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे ना जले, राधा कैसे ना जले। साल 2001 में आई फिल्म लगान के इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने, म्यूजिक दिया AR रहमान ने और फिल्माया गया आमिर खान पर। तीनों का ही मजहब एक है। इस गीत में हिंदू आराध्य कृष्ण और राधा के बीच नोक झोंक का जिक्र है। ऐसा नहीं है कि जब मुस्लिम फनकार और साहित्यकारों ने पहली बार कृष्ण को पर्दे पर उतारा हो। मुस्लिम फनकारों ने देश के रग रग में बसे चरित्रों को कभी मजहब के तंग चश्मे से नहीं देखा। 1968 में आई फिल्म नील कमल के लिए उर्दू साहित्यकार साहिर लुधियानवी ने एक गीत लिखा, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। साहिर लुधियानवी का ये गीत भजन के तौर पर मंदिरों और कीर्तन में अक्सर सुनाई देता है। आज़ादी के बाद से एक ऐसा ट्रेंड चला था जब बहुत सारे शायर हिंदी फिल्मों में आए, जिसमें कुछ नाम कैफी आजमी, जान निसार अख्तर, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, मजहूर सुल्तानपुरी, मखदूम मोइनुद्दीन और इस तरीके से बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। और ये हमारी सामाजिक संस्कृति, हमारी जिसको गंगा जमुना तहजीब कहते हैं, उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते थे
और वे लोग ऐसे शायर थे जिनके लिए सांस्कृतिक रूप से भारत एक देश है और भारत की संस्कृति के सारे तत्व उनमें समाहित हैं। तो उनको ये भजन लिखते हुए कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वे काफिर हो गए हों या वे खुदा के खिलाफ जा रहे हों। श्री राम और श्री कृष्ण को समर्पित कई लोकप्रिय भजन मुस्लिम गीतकारों ने लिखा। राम और कृष्ण के प्रेम को अपने शब्दों के जरिए ऐसे उतारा जिससे उनके भाव आम लोगों की होठों पर आ गए। बड़ी तादाद में हिंदुओं ने अपने राम भक्ति और कृष्ण से प्रेम का इजहार करने के लिए उनके भजनों को जरिया बनाया। उर्दू अदब के हस्ताक्षर माने जाने वाले शकील बदायूनी ने भक्ति का ऐसा रस खोला जिसमें मजहब की दीवार अदृश्य हो गई। साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा के लिए शकील बदायूनी की कलम से निकला, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सकल काज, विनती करत हूं रखियो लाज। भारत के जनमानस में रचे बसे राम कृष्ण को इंसान से जोड़ने वाले धागे के तौर पर देखा गया। इसे जावेद अख्तर ने भी आगे बढ़ाया। जावेद अख्तर ने जो गाना लगान में लिखा था, वो पालनहारे निर्गुण न्यारे, ये बहुत बड़ा गाना है। बहुत बड़ा गाना इसलिए नहीं है कि जावेद अख्तर ने लिखा है, इसमें हिंदुस्तान में निर्गुण और सगुण की जो भावना जो है, एक विवाद रहा है, बहस रही है और धारणाएं रही हैं कि निर्गुण और सगुण अलग है। लेकिन तुलसीदास जैसे कवि हो गए जिन्होंने निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं किया। इसमें भी जावेद अख्तर ने ये ध्यान रखा है कि पालनहारे जो है वो सगुण है और फिर निर्गुण न्यारे कहते हैं, वो निर्गुण भी है। तो आप भी देखिए, इसका म्यूजिक दिया है किसने? ए.आर. रहमान ने दिया है। ये लगान फिल्म का गाना है और इसमें आमिर खान थे। तो ये जो बात है, ये पूरे व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप जब देखेंगे तो जो भारतीय संस्कृति रही है, आज की जो भारतीय संस्कृति रहती है और पहले भी, उसमें एक देश में जो मुस्लिम क्रिएटिविटी रही है, उसकी बड़ी भूमिका रही है। उर्दू साहित्यकारों ने भारत में पूजे जाने वाले आराध्यों में एक ऐसा चरित्र देखा जो सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखते हैं और यहाँ के जर्रे जर्रे से निकलने वाली सर्वे भवन्तु सुखना की भावना को आगे बढ़ाते हैं। अब तक के भारतीय सिनेमा के सफर में गंगा जमनी तहजीब से लोगों को रूबरू करवाने के लिए मुगले आजम और जोधा अकबर जैसी फिल्में बनी, तो 1970 और 80 के दशक में कई ऐसे फिल्में बनी जिसमें एक ऐसा किरदार गढ़ा जाता था जो समाज को जोड़ने के लिए पूरी ईमानदारी से काम करता था। वो किरदार कभी कड़क पुलिस वाले के रोल में होता, तो कभी ईमानदार अफसर के रोल में, कभी टीचर की भूमिका में, तो कभी मौलवी की भूमिका में, जो भारत के संविधान में पूरी आस्था रखता और सामाजिक ताने बाने को जोड़े रखने में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से मौजूदा समाज की चुनौतियों के बीच से निकलने वाला रास्ता अलग अलग किरदारों और गानों के रूप में सिनेमा दिखाता रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे समझना और जानना हम सबके लिए जरूरी होगा। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।